हाय फ्रेंड्स, एचआरएम का यूनिट 9 पार्ट 3 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। यूसेज ऑफ पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सो पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है? पेरोल का मतलब है जो भी आपको सैलरी पे करनी है, ठीक है, और सैलरी स्लिप जनरेट करनी है, ये सारा काम आपका सॉफ्टवेयर की हेल्प से हो जाता है, तो वही आपका पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। So it is a tool that aims to restructure and automate the method of paying the employees of a company. So किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज को जो पेमेंट करनी होती है, सैलरी, ये सब, ये सारा काम है आप एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर सकते हैं। इससे क्या होता है, मेकिंग द टास्क ऑफ प्रोसेसिंग पेरोल लेस टाइम। तो इससे क्या होता है, काफी टाइम भी नहीं लगता और काफी कन्वीनियंट भी जो है ये आपका सॉफ्टवेयर रहता है। इसको आप चाहे तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो वेंडर है, ठीक है, उनसे भी ले सकते हैं, या फिर जो ईआरपी पैकेज होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, कई बार वो उसके साथ ही इनबिल्ट भी रहता है। अब हम देखेंगे कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं। अगर कंपनी पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करती है तो बिजनेस ग्रोथ में इसके क्या क्या फायदे होते हैं। पहला, इफेक्टिव कॉस्टिंग। व्हेन एम्प्लॉयज themselves वर्क ऑन द सैलरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर विदाउट सीकिंग हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स, अ लॉट ऑफ मनी इज सेव्ड इन दिस प्रोसेस। सबसे पहला है कि एम्प्लॉयज ही इस काम को कर रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर चलाना कोई बहुत मुश्किल नहीं होता, एम्प्लॉयज जो है खुद से वो जो है सैलरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। किसी भी स्पेशल प्रोफेशनल्स प्रोफेशनल्स मतलब जो सॉफ्टवेयर ये सब में डील करते हैं, तो उनकी जरूरत नहीं पड़ती। तो इससे क्या बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि एम्प्लॉय से आप ये काम करवा लेते हैं। नो एक्सपर्टाइज इज नीडेड टू यूज द सॉफ्टवेयर। तो कोई भी स्पेशल एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं होती कि किसी एक्सपर्ट को ही बुलाया जाए सॉफ्टवेयर के लिए। तो काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली मतलब बहुत ईजी टू यूज है। तो पहला फायदा इसका यही है। अगला है नोटिफिकेशन एंड अपडेट। तो इससे क्या होता है कि ये क्या करता है, नोटिफिकेशन भी भेजता है। तो जो एचआर है, एचआर में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भेजता है, जैसे टैक्स की पेमेंट करनी है या सैलरी का ड्यू डेट। तो इन सबको लेके जो है नोटिफिकेशन भी भेजता है। अगर मैनुअली ये काम करना पड़े तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है, पर अब यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर ही नोटिफिकेशन और अपडेट का काम कर लेता है। तीसरा, एम्प्लॉय कैलेंडर। तो ये जो है एम्प्लॉय के कैलेंडर को ट्रैक करने में भी सॉफ्टवेयर हेल्प करता है। जैसे कितनी उन्होंने सिक लीव ली है, कितने दिन वो एब्सेंट थे, ओवर टाइम किया, तो ये सारा डेटा आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें ही अपडेट होता रहता है। तो इससे जो है बहुत आसानी से आप कोई भी प्लान ये सब कर सकते हैं। चौथा, पे स्लिप, सैलरी स्लिप। तो ये क्या करता है, सैलरी स्लिप भी जनरेट करके देता है, ताकि वो अपना जो एम्प्लॉयज है और जो कंपनीज है, वो अपना पेमेंट रिकॉर्ड देख सके कि कब हमें सैलरी पे की है। नेक्स्ट, आपका टाइम सेवर। प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर है इसकी हेल्प से बहुत सारे लोगों की सैलरी बहुत आसानी से कम टाइम में प्रोसेस हो जाती है। स्पीड बहुत फास्ट है, इसलिए बहुत सारा टाइम भी जो है बच जाता है। नेक्स्ट है नेग्लिजिबल एरर, मिस्टेक। ह्यूमन अगर कुछ काम करता है तो बहुत चांसेस है कि मिस्टेक हो जाए, पर कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर जो है मिस्टेक ना के बराबर करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है कि एरर या मिस्टेक बहुत ही ना के बराबर होती है, क्योंकि सारा काम जो है ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर की हेल्प से किया जाता है। लास्ट, आपका कस्टमर सर्विस। यहाँ पे आपका बोला था ना कि बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। तो उस सेव टाइम में आप क्या कर सकते हैं, अपने अपने जो कस्टमर है, एम्प्लॉयज उस पर फोकस कर सकते हैं। तो अच्छे जो है कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे आपके फायदे हो गए। फायदों में वो ये टाइम बच गया, पे स्लिप जो है ऑटोमेटिक जनरेट हो गई, एरर भी ना के बराबर होते हैं, अच्छी कस्टमर सर्विस मिलती है, कस्टमर का पूरा कैलेंडर, कब उन्होंने सिक लीव, एब्सेंट या ओवर टाइम किया, वो सारा डेटा जो है इसमें अपडेट होता रहता है। जो एचआर है उसको टाइम टू टाइम जैसे टैक्स डिडक्ट करानी है, सैलरी पे करनी है, तो वो नोटिफिकेशन एचआर को मिलता रहता है। ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज खुद से जो है सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके सैलरी जो है प्रोसेस करते हैं। इसके लिए किसी स्पेशल एक्सपर्टाइज की भी जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली भी है। और ये होता क्या है, हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, पेरोल जो सॉफ्टवेयर है ये एक ऐसा टूल है जिसको इसका जो मेन पर्पस है वो यही है कि जो पेमेंट करनी है, जो सैलरी पे करनी है, उसको ऑटोमेट किया जाए और रीस्ट्रक्चर किया जाए। रीस्ट्रक्चर का मतलब है कि नया स्ट्रक्चर बनाया जाए। पहले क्या था, सैलरी पे करनी है तो एक पर्सन स्पेसिफिकली जो है मैनुअली सारा कुछ प्रोसेस करना वो होता था, लेकिन अभी सारा काम सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही जो है किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो इस पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के क्या क्या फीचर्स होते हैं। इसके फीचर की बात करें तो सबसे पहला फीचर है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइज मतलब टेलर मेड। टेलर मेड मतलब जैसे आप है, जिस टाइप की आपकी कंपनी है, उसी हिसाब से ये जो सॉफ्टवेयर है बनाया जा सकता है। ठीक है, तो वो वही इसमें लिखा है कि ये जो सैलरी सॉफ्टवेयर है कैन बी कस्टमाइज फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस। जिस भी टाइप का आपका बिजनेस है, जिस भी टाइप की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपके हिसाब से इस सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज किया जा सकता है। सेकेंड है पेरोल मैनेजमेंट। ये जो आपका सॉफ्टवेयर है बहुत सारी कैलकुलेशन कर लेता है। जो भी फाइनेंशियल सिनेरियो हो उसके आधार से कुछ भी चेंज करना है, ठीक है, किसी की सैलरी बढ़ानी है, इंक्रीमेंट बढ़ा के कुछ घटाना है, बढ़ाना है, आसानी से चीजें जो है
चेंज की जा सकती है। पेरोल की कैलकुलेशन या कुछ भी है उसको आप आसानी से चेंज कर सकते हो। दिस इज डन बाय अल्टरिंग द फॉर्मूला फॉर टैक्सेशन एंड अलाउंसेस बेनिफिट। इसमें क्या होगा, जो भी आप टैक्सेशन का मान लीजिए आप फॉर्मूला कुछ चेंज करा रहे हो, ठीक है। जैसे टैक्सेशन में होता है ना कि पहले आप ओल्ड टैक्स सिस्टम के साथ जाना चाह रहे हैं, अब आप न्यू टैक्स में खुद को लाना चाहते हैं, तो सिस्टम में ही वो अपडेट हो जाएगा। उसके आधार पे आसानी से टैक्स कैलकुलेशन भी सिस्टम में ही अल्टरेशन कर दिया जाएगा, सॉफ्टवेयर में ही अल्टरेशन हो जाएगी, ठीक है। दूसरा फायदा ये हो गया। तीसरा है जनरेट पे स्लिप। तो ये जो सॉफ्टवेयर है हर एम्प्लॉयज को सैलरी स्लिप या पे स्लिप जो है जनरेट करके देता है। सारी की सारी जो कैलकुलेशन है कि कितना टैक्स आपका डेबिट हुआ, कितने अलाउंसेस या बेनिफिट आपको दिए, तो वो सारी चीजें जो है सैलरी स्लिप में मिल जाती है। तो आसानी से कोई भी एम्प्लॉय अपनी सैलरी स्लिप का प्रिंट आउट ले सकता है बिना किसी परेशानी के। चौथा है एम्प्लॉय मैनेजमेंट। ये जो आपका सॉफ्टवेयर है, ये एक तरह से ये जो सॉफ्टवेयर है इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली जो है एम्प्लॉयज को मैनेज करने में भी हेल्प करता है। कैसे? मान लीजिए कोई भी जो एम्प्लॉय है उसने लीव लिया या कुछ भी अटेंडेंस है, ठीक है। ये सारे काम भी जो है सॉफ्टवेयर में ही हो जाता है। कुछ तो ऐसे भी सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि लीव इनकैशमेंट या ये सारा काम भी करके देते हैं। तो सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप ये बाकी का काम भी, एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाला काम भी करवा सकते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट में सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 6, HR मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, ये अलग अलग लेवल में HR की एक्टिविटी में HR को सपोर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। किस तरह से? तो दो तीन पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं कि जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अगर आपका HR देख रहा है, किस तरह से एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये चीजें भी जो है सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाती है, ठीक है। उसका रिकॉर्ड जो है सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाता है। और इसमें किस तरह से सपोर्ट किया जाता है, एम्प्लॉय के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, ऑफिस के जो भी डॉक्यूमेंट्स है एम्प्लॉय के, वो भी सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दिए जाते हैं। या फिर किसी भी पर्सन का कोई इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू का जो रिकॉर्ड है वो भी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरह से ये HR को मैनेज करने के लिए भी सपोर्ट करता है। तो ये हो गया आपका दोस्तों सिंपल सा पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सबसे अच्छी जो बात है इसके जो फीचर्स की है कि वो ये कस्टमाइज है, जिस टाइप की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उस टाइप से इसको आप कस्टमाइज करा सकते हैं, टेलर मेड करा सकते हैं। अगला आपका पेरोल मैनेजमेंट। ये जो भी आपकी पेमेंट होनी है उसकी कैलकुलेशन में मान लीजिए कुछ चेंजेस हो रहा है, टैक्स या किसी और चीज का एडजस्टमेंट हो रहा है, तो सॉफ्टवेयर ही वो काम करवा के देता है, सैलरी स्लिप जनरेट करके देता है, एम्प्लॉयज को ये मैनेज कराता है। जैसे कोई एम्प्लॉय जो है छुट्टी पे गया, लीव ली उसने, ठीक है, अटेंडेंस उसकी लगवानी है या लीव इन कैश करवाना है, तो कुछ जो सॉफ्टवेयर वहाँ पे लीव इनकैशमेंट के फीचर्स भी रहते हैं। नेक्स्ट आपका HR मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो सॉफ्टवेयर है ये HR को कई तरह से सपोर्ट करता है। जैसे जो HR है, HR को जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैनेज करना होता है, उनकी परफॉर्मेंस चेक करनी होती है, तो वो रिकॉर्ड भी इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हो जाता है। बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट्स, वो भी इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हो जाते हैं, और साथ साथ जो इंटरव्यू हुआ उसका रिकॉर्ड भी सॉफ्टवेयर के पास रहता है। अगर हम बैंकों की बात करें तो बैंकों के हिसाब से अगर हम देखें तो HRMS एक आपका रहता है ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको TCS, विप्रो या इन्फोसिस कंपनीज ने अपना अपना डेवलप करा के दिया। तो इसमें जो है दे डू हैव इनबिल्ड मॉड्यूल ऑन पेरोल मैनेजमेंट। तो ये जो HRMS जो सॉफ्टवेयर होते हैं वहाँ पे पेरोल मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो इनबिल्ड रहता है, यानी HRMS सॉफ्टवेयर के साथ ही जो है पेरोल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर भी उसी के साथ वो फीचर भी मिल जाता है HRMS के साथ। नेक्स्ट आपका वही है HRMS या HRIS, यानी ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या इसका फंक्शन है, क्या इसके फायदे हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है। सो HRMS को अगर हम डिफाइन करना चाहें, सो ये रहा HRIS या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर, ये भी एक आपका सॉफ्टवेयर ही होता है, थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक केयर ऑफ ऑल HR प्रोसेस एंड यूनिफॉर्म एम्प्लॉय डेटा इन ए सिंगल सिस्टम। तो एक ही जगह पे, एक ही सॉफ्टवेयर में एम्प्लॉय का सारा डेटा जो है सेफ रहता है। इट कैन बी यूटिलाइज विद इन द डिपार्टमेंट टू हेल्प ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉय एंड मैनेजर improve their productivity। तो ये जो डेटा इसके पास सेफ होता है तो डिपार्टमेंट इस डेटा का इस्तेमाल करती है ताकि जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, ठीक है। और कई सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है बैंकिंग को मिला के इस सॉफ्टवेयर को HRMS यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है। बैंकों में जनरली HRMS इसको बोला जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब सारे के सारे जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो आपके एम्प्लॉयज है, इन्फॉर्मेशन, तो उनका सारा डेटा, उनकी इन्फॉर्मेशन जो है इस सॉफ्टवेयर के पास रहती है। बैंकों में इसको HRMS नाम से जाना जाता है, बैंकों में इसको बोलते हैं HRMS। आप लोग बैंकों में अपने HRMS में भी लॉग इन सब करके, कभी लीव के लिए अप्लाई करना है, सैलरी स्लिप चाहिए, तो A to Z आपकी जो भी ह्यूमन रिसोर्स वाली एक्टिविटी होती है वो आप इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें और क्या क्या चीजें रहती है, इसमें जैसे आपको सैलरी है, पेरोल है,
वो डेटा इसकी हेल्प से अपडेट हो जाता है। आपकी सैलरी स्लिप आप HRMS से लॉगिन करके देख सकते हैं। और आपका रिक्रूटमेंट करवाना है, ट्रेनिंग करानी है, ठीक है, अटेंडेंस ट्रैकिंग करनी है, ये सारा काम आपके सॉफ्टवेयर में हो जाता है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर ही सारा कुछ टेक केयर कर लेता है। अब इसके की बेनिफिट्स की बात करते हैं। ठीक है, पहले इसके हम की फंक्शंस की बात करते हैं। पहला, बेनिफिट्स एंड वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है एम्प्लॉय का डेटा रखता है, अपडेट रखता है, ठीक है, ट्रैक रखता है एक तरह से। कई सारे बेनिफिट्स में क्या क्या हो जाएगा, जैसे कोई पॉलिसीज है, इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, ठीक है, या रिटायरमेंट प्लान हो गए, तो ये सारा का सारा जो डेटा है ये अपने पास स्टोर करके रखता है। इंश्योर एवरीवन गेट्स व्हाट दे आर एलिजिबल फॉर। इससे ये जो है इस बात को इंश्योर करता है कि जो पर्सन इस बेनिफिट के लिए एलिजिबल है उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, तो पहला हो गया बेनिफिट एंड वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड हो गया पेरोल हैंडलिंग। पेरोल हैंडलिंग वही हो गया कि जैसे आपको जो आपको ऑटोमेटिक सैलरी जनरेट की जाती है ना, सैलरी स्लिप ये जनरेट करता है। प्लस आपने किसी दिन कितनी छुट्टियां ली या ओवर टाइम किया, तो उसके आधार पे ये आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए वो कैलकुलेशन भी करता है। ठीक है, तो सेकंड आपका हो गया पेरोल को पूरा हैंडल करने का ये काम करता है। तीसरा, एम्प्लॉय रिकॉर्ड हैंडलिंग। तो जो भी आपके एम्प्लॉयज के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपका अपॉइंटमेंट लेटर, किस दिन आपने अपॉइंट किया, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो सारा का सारा डेटा इसके पास रहता है। ठीक है, तो तीसरा हो गया आपका एम्प्लॉय रिकॉर्ड हैंडलिंग। चौथा आपका रिक्रूटमेंट। HRIS या HRMS जो है बैंकों की या ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। कैसे? इस सॉफ्टवेयर में जो है जो भी रिज्यूमे आए उसको स्टोर कर लेता है। अगर इंटरव्यू शेड्यूल करवाना है वो काम भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रिक्रूटमेंट में ये HR डिपार्टमेंट का सपोर्ट करता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी जो एम्प्लॉय से रेफरेंस मिला उसका, ठीक है, उसके थ्रू अगर आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं या पहले किसी ने जॉब के लिए अप्लाई किया, तो वो सारा डेटा इसके पास स्टोर रहता है। इसकी यूज कर सकते हैं HR अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। जैसे रिज्यूमे का मैनेजमेंट, इंटरव्यू करवाना, ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, इंटरव्यू के राउंड कराना, तो ये सारी चीज़ें जो है इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से परफॉर्म कराई जा सकती है। नेक्स्ट आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये सारे एम्प्लॉयज़ का ट्रैक रखता है रिकॉर्ड कि किसने कब ट्रेनिंग की, कब किसका कौन सा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ। ठीक है, तो इससे क्या ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर सकती है कि किसने कब कौन सा ट्रेनिंग लिया और किसको किस ट्रेनिंग की कब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये फायदा होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। ये जो आपका सॉफ्टवेयर है ये अलग अलग डेटा से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और फिर जो है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें ये बोला है कि दिस फंक्शन इज नॉट ओनली इंडिपेंडेंट टू HR। तो जो भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, ऐसा नहीं कि HR अकेले जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर लेगा, परफॉर्मेंस बताएगा। ये डिपेंड करता है अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट। जैसे मान लीजिए आप अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको स्कोर लेना होता है और उस स्कोर के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आपने कैसा परफॉर्म किया। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल इन्होंने बोला है कि अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको स्कोर लेने हैं। ठीक है, जैसे आपका टीम लीडर क्या बोल रहा है, आपके सेल्स मैनेजर क्या बोल रहे हैं, ब्रांच मैनेजर क्या बोल रहे हैं, या बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, उन सब से जो है डेटा लिया जाता है और उसके आधार पे जो है आपकी परफॉर्मेंस बताई जाती है। तो collecting these reports and other relevant information like extracurriculum activities, participant learning reports are joined together for analysis and outcome with appraisal, incentive and promotions। तो ये सारी जो चीजें हैं बाद में इंसेंटिव और प्रमोशन में भी हेल्प करती है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब किसी भी पर्सन की, किसी भी एम्प्लॉय की अगर परफॉर्मेंस हमें देखनी है तो सिर्फ हम उसके मतलब उसके लिए HR अकेले नहीं डिसाइड कर सकता, अलग अलग डिपार्टमेंट से पूछा जाता है। जैसे सेल्स टीम हो गई, मैनेजर हो गया आपका, ब्रांच मैनेजर, तो उन सबसे डेटा को लेके ये सॉफ्टवेयर जो है परफॉर्मेंस को मैनेज करवाता है, बताता है कि एग्जैक्ट परफॉर्मेंस कैसी आई है। नेक्स्ट आपका अटेंडेंस मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे वही हो गया कि जो भी आपने अटेंडेंस की, कब आप छुट्टी पे, कब आपने लीव ली है, ये सारा जो चीज़ है ऑटोमेटिक आपका अपडेट रहता है। बैंकों में भी आपका जो ब्रांच मैनेजर है वो आपका ऑनलाइन अपने HR पर लॉग इन करके आपकी अटेंडेंस लगवाता है, या आप छुट्टी पे है, वो सारा जो रिकॉर्ड है अटेंडेंस का, कभी आपने पेड लीव ली है, नॉन पेड, वो सारा डेटा जो है इसके पास रहता है। तो ये सारे आपके फीचर्स हो गए HRMS या HRIS के। इसके कुछ बेनिफिट्स भी है, बेनिफिट्स का भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। कई सारे बेनिफिट्स दिए हैं। पहला बेनिफिट्स यही है कि जो टास्क है बहुत ऑटोमेटिक हो जाता है, सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिक है, तो बहुत जल्दी जो है आपको टास्क यहाँ देखने को मिलते हैं। इम्प्रूव एबिलिटी टू रीच लार्ज कैंडिडेट पोस्ट रिगार्डिंग न्यू पोजीशन। जब भी कोई आपके ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वैकेंसी निकलती है, ठीक है, तो इसके पास जैसे आपका कोई रिज्यूमे है या किसी ने भी अप्लाई किया, तो वो सारा HRIS स्टोर करके रखता है। तो जब भी कोई नई पोजीशन की ओपनिंग होगी, वैकेंसी निकलेगी आपकी ब्रांच या ऑफिस में, तो आसानी से आपको पब्लिक लार्ज मिल जाती है, बहुत सारे लोग जो है मिल जाते हैं, जिससे आप आसानी से जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और जो
ऑनबोर्डिंग है, ऑनबोर्डिंग मतलब जो नया पर्सन आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है ना, उसको बोला जाता है ऑनबोर्डिंग। तो वो प्रोसेस भी काफ़ी स्पीडली, बहुत ही फास्ट ये करवा देता है। पेपर वर्क बहुत ही कम है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपकी सिस्टम ही स्टोर करता है, तो इससे आपकी काफ़ी बचत हो जाती है। ये भी आपके लिए कॉस्ट सेविंग होता है। कंपनी की कोई भी पॉलिसीज या प्रोसीजर है तो ये उसमें भी हेल्प करवाता है। ठीक है, जो भी नई पॉलिसी या प्रोसीजर बनाई है तो HRIS में वो आप नोटिफिकेशन के तौर पे देख सकते हैं। और क्या इसका फायदा है कि एरर्स इसमें बहुत ज़्यादा कम होते हैं। टाइम और अटेंडेंस को आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। एक्यूरेसी भी इसकी बहुत अच्छी है। मैनुअल अगर अटेंडेंस है तो उसको बाद में आप अमेंड भी कर रहे हैं, पर यहाँ पे जो आपकी अटेंडेंस है वो सारा सिस्टम में, तो काफ़ी ईजी रहता है। इट रिड्यूस एरर एंड मेंटेन रिक्वायर्ड कंप्लायंस। कोई भी जो एरर है इसमें नहीं होता। तो ये कुछ कॉमन बेनिफिट्स की यहाँ पे बात की है। इसके अलावा कुछ अदर बेनिफिट भी, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, अननेसेसरी आपको खर्चे नहीं करने पड़ते। अगर आपको कोई भी डेटा या रिकॉर्ड की अलग से फिजिकल कॉपी चाहिए तो उसमें अननेसेसरी खर्चा आएगा, पर ये जो सॉफ्टवेयर है सारा रिकॉर्ड अपने पास रखता है ऑनलाइन फॉर्म में, तो इससे आपके अननेसेसरी जो है खर्चे भी होने से बच जाते हैं। प्लस किसी को अगर आप हायर कर रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, किसी को आप हायर कर रहे हैं कि सारा फिजिकल रिकॉर्ड, क्योंकि जो भी फिजिकल रिकॉर्ड है उसके लिए एक प्रॉपर आपको स्टाफ हायर करना पड़ेगा, तो उसमें भी आपके अननेसेसरी खर्चे जो है होते हैं। सेकेंड है, ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, चाहे आपकी छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो। HRIS क्या है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, और अननेसेसरी पैसा आपको इस पर नहीं खर्चा करना पड़ता, मतलब एक सॉफ्टवेयर है, काफ़ी चीप पड़ता है, इतना महंगा ये नहीं होता है। और इसमें जो डेटा है वो सारा का सारा क्या होता है, एक्यूरेट होता है। यू कैन ट्रस्ट इट टू बी एक्यूरेट एज दिस डेटा इज एंटर्ड मैनुअली बाय द पर्सन विद अथॉरिटी। सो जो ऑथराइज पर्सन है वही HRIS में डेटा को डालता है, ऑथराइज करता है, तो इस डेटा की एक्यूरेसी पे आप बिलीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डेटा है इट्स गोइंग टू शो एग्जैक्टली व्हाट वाज एंटर्ड विदाउट एनी एरर। तो बिना किसी गलती के जो भी आपने एंटर किया था वही डेटा आपको इसमें दिखाई देता है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट भी ये होता है। या फिर मान लीजिए अगर आपकी कोई पॉलिसी या कहीं पे भी कुछ चेंजेस हुआ, ठीक है, जैसे सैलरी स्लैब आपका चेंज हो गया या कोई नई पॉलिसी आई है सैलरी को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर आई है, सो एनी चेंज मेड आर ऑल्सो ऑटोमेटिकली अपडेटेड वेर एवर द पॉलिसी हैज़ बिन असाइन विदाउट हैविंग टू मैनुअली चेंज इट एवरीवेयर। तो अगर मान लीजिए मैनुअल होता तो हर जगह जाके हमें उसको कट करके नया पॉलिसी या नया अपडेशन मेंशन करना पड़ता, पर यहाँ पे क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है, मतलब कोई भी जो चेंजेस है वो ऑटोमेटिकली इसमें भी अपडेट करा दिया जाता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम भी जो है सेव हो जाता है। नेक्स्ट है कि इससे अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सारा कुछ ऑनलाइन है, तो ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, यू नीड टू डू इज टाइप इन व्हाट्स यू आर सर्चिंग फॉर, यानी जो भी आपको चाहिए बस आप टाइप कीजिए, आपको वहां से आंसर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही स्पीडली प्रोसेस है। HRI से कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, HRMS से, तो बहुत ईजिली अवेलेबल होता है। ठीक है, इसकी हेल्प से आप बहुत ही फास्ट, बहुत ही ईजी तरीके से कोई भी रिपोर्ट जो है जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका फायदा होता है। और जो रिपोर्ट ये बना के देता है ना उसकी क्वालिटी भी काफ़ी एक्यूरेसी के साथ होती है, मतलब कोई गलत रिपोर्ट नहीं है। जैसे एम्प्लॉय की कोई भी रिपोर्ट आपको जनरेट करानी तो सारी रिपोर्ट ये जनरेट करके भी दे देता है। तो ये सारे इसके अदर बेनिफिट में आ जाएगा कि कॉस्ट सेविंग है, अननेसेसरी खर्चा नहीं होता, किसी को अगर हायर करना पड़ता तो सैलरी में खर्चा होता। ये सॉफ्टवेयर भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ठीक है, और इसमें जो पर्सन डिटेल्स डालता है वो सारा कुछ मैनुअली एंटर करता है, तो आप बिलीव कर सकते हैं कि ये जो डेटा है ये एक्यूरेट ही होगा। कुछ भी अगर अमेंडमेंट करना है तो ऑटोमेटिकली हर जगह पे अपडेट करा दिया जाता है। हर जगह पे मैनुअली अगर होता तो आपको अलग अलग जगह पे जाके जो है डेटा को अपडेट करना रहता। अगर इससे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए HRMS HRIS तो बहुत ही फास्ट, आपको बस टाइप करना है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी रिपोर्ट जनरेट करानी है तो इसकी हेल्प से आप आसानी से जो है रिपोर्ट भी जनरेट करा सकते हैं। नेक्स्ट आपका इंटरनेट एंड सोशल मीडिया एज मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड फीडबैक टूल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेट और सोशल मीडिया को कैसे आप मॉडर्न कम्युनिकेशन के टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे सोशल मीडिया की चीजें इस्तेमाल की जाती है, तो वन बाय वन उसको देखेंगे। एक हो गया आपका इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट या आप इसको सोशल नेटवर्क बोल सकते हैं। तो इंटरनेट क्या होता है, ये कंपनी का प्राइवेट नेटवर्क होता है। ठीक है, दैट हेल्प्स एम्प्लॉय विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट एंड कोलैबोरेट एफिशिएंटली। तो इसमें सबसे जो है इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि जो ऑथराइज यूजर है सिर्फ वही इसको एक्सेस कर सकता है, और सिर्फ जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उन्हीं को अथॉरिटी मिली होती है कि कम्युनिकेशन के लिए आप इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, तो पहला हो गया आपका इंटरनेट, सॉरी इंट्रानेट। सेकेंड आपका चैट रूम या प्राइवेट या ग्रुप मैसेजिंग। तो चैट रूम और जो प्राइवेट ग्रुप मैसेजिंग होते हैं इनका फायदा क्या होता है। ये जो टूल्स होते हैं इनकी हेल्प से जो है ये मतलब इंस्टेंट मैसेज के तौर पे काम करते हैं। प्राइवेट ग्रुप भी हो सकता है जिसमें मैसेज जो है ग्रुप के लोग आपस में एक दूसरे को भेज सकते हैं। जैसे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप में कोई भी जो आपके
नंबर से लिंक है उसी से आप बात कर सकते हैं ना। सो चैट रूम और ये जो प्राइवेट और जो ग्रुप मैसेजिंग है ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं। और यहाँ पे भी जो है बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए टीम मेंबर्स जो है इसको इन टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 3 आपका बता रखा है। एक है आपका इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है, डिफरेंस देखेंगे कि क्या क्या है। एक है इंस्टेंट मैसेजिंग, दूसरा है चैट रूम और तीसरा आपका बॉट्स। तीनों में डिफरेंस क्या होता है? पहले बात करेंगे इंस्टेंट मैसेजिंग। तो ये क्या, 1-to-1 मैसेजिंग बिटवीन एम्प्लॉयज और विद मैनेजमेंट। तो एम्प्लॉयज जो है इंस्टेंट मैसेज भेज सकता है अपने मैनेजमेंट को इस टूल की हेल्प से। नाम से लग रहा है इंस्टेंट मैसेजिंग, तो ये मैसेज के लिए यूज किया जाता है। जनरली जो है क्विक और डायरेक्ट कम्युनिकेशन करनी है 1-to-1 बेसिस पे अपने मैनेजमेंट के साथ, तो इस इंस्टेंट मैसेजिंग को इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड आपका चैट रूम। ये क्या हो रहा है, 1-to-1 हो रहा है, एक पर्सन एक ही से बात कर रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैसेज चल रहा है। ग्रुप चैट रूम जो है ये ग्रुप पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो टीम है या ग्रुप मेंबर्स है तो वो किसी भी टॉपिक या प्रोजेक्ट में इस चैट रूम में डिस्कस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर कंपनी एक सॉफ्टवेयर बनना है, उसमें 10 टीम मेंबर्स है, तो उनका एक चैट रूम टाइप का चैट रूम बना दिया जाएगा। वहां पे ये लोग जाके किसी भी सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट को लेके किसी भी चीज को लेकर डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। तो ये है आपका चैट रूम। तीसरा आपका बॉट्स। बॉट्स क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको रिप्लाई कर रहा है। बहुत से आपने देखे होंगे फ्लिपकार्ट में कि हाउ कैन आई हेल्प यू, तो इस तरीके का चैटबॉट होता है या चैट रोबोट बोल सकते हैं। इज अ सॉफ्टवेयर दैट कैन इंटरेक्ट विद यूजर यूजिंग चैट मैकेनिज्म। तो एक मैकेनिज्म होता है जो आपको रिप्लाई करता है, तो वही आपका चैटबॉट है। जैसे फ्लिपकार्ट में आपका सपोर्ट रहता है ना, सिस्टम ही सारा रिप्लाई करता है, तो वो आपका चैट रोबोट की तरह होता है। तो तीसरा वही हो गया आपका बोट्स। तो इसमें ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आपको दिया जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक रिप्लाई। फिर वर्ड्स आपको ये भी बोलता है कि क्या आप रिप्लाई से सेटिस्फाई है, जैसे आप लिखेंगे ना नो, तो फिर वो कोई जो पर्सन है जो सच में इंडिविजुअल है उसको फिर वो कॉल लगाता है, फिर आप फोन से या चैट से उनसे बात करते हैं। तो पहले कोशिश की जाती है कि रोबोट ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है तो काफी ज्यादा सैलरी का ये सब टेंशन नहीं रहता। ठीक है, तो 2-3 यहाँ पे इन्होंने बताया। इंस्टेंट मैसेजिंग जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को इमीडिएट जो मैसेज भेजने में हेल्प करता है। चैट रूम एक ग्रुप का होता है जो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं चैट रूम में। इसमें कई सारे लोग होते हैं मतलब। बोट्स क्या है, सॉफ्टवेयर है जो किसी ह्यूमन की क्वेरीज का आंसर करता है। इसके अलावा इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि मैसेजिंग टूल की बात करें तो स्लैक, हिप, चैट और स्काइप, तो ये 3 टाइप के पॉपुलर एग्जाम्पल दिए हैं ये मैसेजिंग टूल्स के। और कस्टमर का भी बहुत अच्छा है। पहले कस्टमर को कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो क्या करना था कि उनको जाके बहुत लंबे टाइम तक वेट करना पड़ता था किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। आजकल कस्टमर को खुद इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाता है। कोई भी क्वेरी है तो इंस्टेंट रिप्लाई सॉफ्टवेयर नहीं करती है, तो कस्टमर का भी बहुत अच्छा सर्विस होता है, उनका भी टाइम सेव हो जाता है। सो डिस्कशन फोरम भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ किसी भी टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि इस डिस्कशन फोरम में मैनेजमेंट और जो एम्प्लॉयज़ है वो एक साथ आते हैं। कोई भी जो टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है। कोई भी जो टॉपिक है वहाँ पे आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि कोई भी अगर आइडिया को शेयर करना है, नॉलेज का पूरा ये, मान लीजिए किसी ने कोई डिस्कशन फोरम में कोई डाउट पूछा, किसी दूसरे पर्सन ने उसका रिप्लाई किया, तो सेम क्वेरी अगर बाद में लोग पूछ रहे तो देखा जा सकता है कि हाँ ऑलरेडी इसका आंसर आ चुका है, तो सेम चीज को लेकर रिपीटेड टास्क करने का भी कोई इसमें जरूरत नहीं होता है। और इससे जो एम्प्लॉय है वो डिस्कशन फोरम में अगर जुड़े रहते हैं तो खुद को फील करते हैं कि हाँ हम इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। जो नॉलेज है, नॉलेज शेयरिंग भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से की जाती है, ठीक है। तो काफी ज्यादा देखा ना, नो टाइम विल बी वेस्टेड आंसरिंग द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन वंस द कंपनी फोरम हैज बीन इंटीग्रेटेड विद एंटरप्राइज सर्च। दिस विल एनेबल फॉर इंफॉर्मेशन टू बी डिस्कवर बाय द पीपल हु नीड इट व्हेन। तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग वो सब की जाती है, एम्प्लॉयज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या फायदा है कि किसी भी पर्सन को कोई भी नॉलेज चाहिए वो आसानी से यहाँ से डिस्कशन फोरम से ले सकता है। नेक्स्ट आपका इंटरनेट, ब्लॉग्स, वीडियो एंड ऑडियो। सो ब्लॉग का क्या फायदा होता है? ब्लॉग का ये फायदा होता है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या कर सकते हैं, कोई भी जो आइडिया है आइडिया को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास कोई आइडिया तो आप अपना ब्लॉग लिख सकते हैं, वहां पे आप बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपका वीडियो या ऑडियो भी होता है। अगर किसी को ट्रेनिंग करानी है तो ट्रेनिंग की वीडियोस होती है ना, जैसे आपकी ई लर्निंग होती है बैंकों में, तो वहाँ पे कुछ वीडियोस होती है किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो वहाँ से आप ई लर्निंग करते हैं, तो वीडियो का इस्तेमाल किया जाता है ट्रेनिंग करवाने के लिए, ठीक है। या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके चेयरमैन या सीईओ एक वीडियो बना के अपना कोई मैसेज शेयर करते हैं, तो वीडियो का भी इस्तेमाल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा करती है। या ऑडियो मैसेज, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ऑडियो की फॉर्म में शेयर की जाती है, ठीक है। तो इन तीनों का भी बैंकों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपका पॉडकास्ट। पॉडकास्ट जनरली ऑडियो फाइल्स होती है, ठीक है। ऑडियो फाइल्स जिसको आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉडकास्ट क्या है, ये आपकी ऑडियो फाइल्स है। और ये जो है
ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ है इसका भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें कंपनी के मान लीजिए कोई रूल्स है, कोई अपडेट है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इस ऑडियो जो है फॉर्मेट उसमें मिल जाती है। बहुत से जो एम्प्लॉयज़ हैं इस पॉडकास्ट को नॉर्मल बेसिस पे सुनते हैं, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि वो इंटरनल कम्युनिकेट कर पाते हैं। कंपनी में कोई नया प्रोसेस आया, कोई नया पॉलिसी आया, तो पॉडकास्ट के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इंटरनल पॉडकास्ट कैन कवर टॉपिक लाइक सीईओ ने कोई आपको मैसेज दिया तो पॉडकास्ट के थ्रू आप उसको सुन सकते हैं, या कोई भी और ह्यूमन के इंटरेस्ट का, एम्प्लॉय के इंटरेस्ट का कोई भी जो टॉपिक है वो भी आप पॉडकास्ट में सुन सकते हैं। तो ये भी एक आपके लिए अ, अच्छा सॉफ्टवेयर है। पॉडकास्ट के थ्रू भी क्या कर सकते हैं आप, इसको डाउनलोड भी करके बाद में भी आप सुन सकते हैं। तो ये सब इसका फायदा हो गया। नेक्स्ट आपका गेमिफिकेशन। गेमिफिकेशन कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, लेकिन जो है बिजनेस के इंटरनेट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? जो भी एम्प्लॉयज कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। गेमिफिकेशन के ऊपर हमने एक टॉपिक पहले भी देखा था कि किस तरह से काम किया जाता है। गेमिफिकेशन इज यूज बाय बिजनेस टू ड्राइव द डिजायर्ड बिहेवियर ऑफ यूजर्स। तो आपके जो आपके एम्प्लॉयज है उसका आप डिजायर्ड बिहेवियर चाहते हैं तो आप गेमिफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये काम कैसे करता है, मान लीजिए आपने कुछ टास्क दिया था, ठीक है। जैसे कोई ब्रांच का टास्क है कि इस ब्रांच को आज 1 करोड़ का एफडी करना है, जस्ट एग्जाम्पल। और वो ब्रांच ने वो 1 करोड़ का एफडी कर दिया तो इनको मान लीजिए 10 पॉइंट्स मिल गए। तो यहाँ पे क्या है, गेम के हिसाब से काम कराया जाता है। जो भी आपका टास्क है, अगर आपने वो टास्क को पूरा किया, ठीक है, तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। किस फॉर्म में? आपको पॉइंट्स हो सकता है या कुछ बैचेस आपको दिए जा सकते हैं, तो इस फॉर्म में आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। तो इससे फायदा क्या है? इससे जैसे आपने मान लीजिए बजट पूरा किया, आपको कुछ पॉइंट्स मिले, तो उन पॉइंट्स के हिसाब से आपको जो भी अपना काम है वो एक तरह से गेम की तरह आपको फील होता है। तो इससे जो है मोटिवेशन बना रहता है और एक पॉजिटिविटी, गेम वाली फीलिंग जो है काम को पूरा करने में आती है। इसके साथ उन्होंने कुछ और भी आपको तरीके बताए हैं, जिसमें लेट अस डिस्कस सम ऑफ द वेज इन विच सोशल मीडिया कैन यूज फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के कम्युनिकेशन के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। पहला है यहाँ पे फेसबुक। पहला यहाँ पे हमारा फेसबुक। बहुत सारे जो एम्प्लॉयर हैं वो फेसबुक में रहते हैं और उनको कोई भी अपडेट शेयर करना है, मान लीजिए यहाँ पे मीटिंग है या ये डेडलाइन है, तो फेसबुक पेज में जाके वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज से वो डेटा को शेयर करते हैं। जैसे अर्जेंट कोई मीटिंग कहीं पे करवानी है, ठीक है, या फिर आपका ये डेडलाइन है, ये प्रोजेक्ट इस टाइम तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो वो सारी चीजें फेसबुक पेज में जो है कंपनीज शेयर करती है। सेकेंड आपका यमर। यमर भी जो है टीम डिस्कशन पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इंटरप्राइज जो है यमर का इस्तेमाल करती है इंटरनल कम्युनिकेशन, मतलब अपने एम्प्लॉय से बात करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन यमर का भी इस्तेमाल करती है। ये क्या होता है, द ऑनलाइन फॉरम इज इजी, इट इज सोशल, हैज ए मोबाइल ऐप। ये मोबाइल ऐप की फॉर्म में हो सकता है। इससे आप अपने एम्प्लॉय से रियल टाइम बेसिस पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कोई भी बात है, आपको मेल करने की जरूरत नहीं होती, सीधे इस सॉफ्टवेयर में आप जाइए, इस ऐप में जाइए और आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तीसरा आपका ट्विटर। बहुत सारी कंपनियां अगर क्विक कोई इन्फॉर्मेशन, कोई फास्ट इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करना चाहती है तो पब्लिकली जो है वो ट्वीट कर देती है, या प्राइवेट भी जो है ट्वीट कर देती है। इससे क्या है, ट्वीट के थ्रू इन्फॉर्मेशन जो है अपने एम्प्लॉयज के साथ कंपनीज शेयर करती है, ठीक है। जो बड़े बड़े ब्रांड है ना, जैसे गूगल हो गया, स्टारबक्स हो गया, दे यूज ट्विटर। ट्विटर का वो इस्तेमाल करते हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ जुड़े रहने के लिए और उनको इंस्पायर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका लिंक्डइन। लिंक्डइन भी आप जानते हैं बिजनेस क्या करती है, बिजनेस कैट क्रिएट इंटरनल ग्रुप। तो जनरली आपको जॉब चाहिए तो आप अपना सॉफ्टवेयर या सीवी यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में अपना सीवी जो अपलोड करके रखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका लिंक्डइन में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बिजनेस ओनर जो कंपनी के मालिक है वो अपना खुद का कंपनी का एक इंट्रानेट लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे बना के रखते हैं, ताकि जो भी उनके एम्प्लॉयज का ग्रुप है वहां पे वो कोई भी बात है इंटरनल, कोई भी अनाउंसमेंट करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे शेयर की जा सकती है। तो आपका नेक्स्ट हो गया लिंक्डइन। नेक्स्ट हो गया आपका कंपनी ब्लॉग्स। कंपनी अपने इंटरनल ब्लॉग्स भी लिखती है। जैसे एचआर है, एचआर को कुछ भी कम्युनिकेट करना है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आंसर सेशन कुछ भी करवाना है तो इस ब्लॉग के थ्रू किया जा सकता है, ठीक है। ये भी इंटरनल मैकेनिज्म के तहत काम करता है। नेक्स्ट आपका रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस में क्या है, जैसे मान लीजिए लाइव आपको कोई ट्रेनिंग करानी है, ठीक है, ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, तो इसके लिए प्लेटफॉर्म है जैसे पेरिस्कोप या मेरकट। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इनकी हेल्प से आप एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे सकते हैं रियल टाइम में। मतलब इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप रियल टाइम में कंप्यूटर में ही डिजिटल ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस तरह से आप रिमोट एक्सेस ले लेते हैं। नेक्स्ट आपका यूट्यूब। यूट्यूब के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि यूट्यूब में भी आपकी कोई ट्रेनिंग वीडियो है, कंटेंट है, वो अपलोड हो जाता है और एम्प्लॉयज जो है अपनी कंपनी की उन वीडियोस को देख के अपना ट्रेनिंग ये सब भी पूरा करते हैं। तो ये सारी जो बेनिफिट्स हैं, सॉरी ये सारे जो है सोशल मीडिया के बेनिफिट्स हैं जो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट आपका सोशल मीडिया पॉलिसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन नीड एंड कंटेंट देयर ऑफ।
सोशल मीडिया को लेके क्या पॉलिसी बनाई गई है ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ने जैसे सोशल मीडिया में आप कुछ भी पोस्ट करते थे ना, तो उसको लेके क्या पॉलिसी बनाई, तो इसमें 2-3 लाइनें लास्ट में लिखी गई है कि तो आजकल सारा सोशल मीडिया का ज़माना है। बहुत सारे बार ऐसा भी होता है कि आपके एम्प्लॉयज़ ने कुछ पोस्ट कर दिया और कंपनी का नाम खराब हो जाता है कि इस कंपनी के एम्प्लॉय ने ऐसा कुछ शेयर कर दिया, या कोई भी आपने कोई ऐसी पोस्ट डाल दी जो अननेसेसरी लोगों के लिए बहुत नेगेटिव हो गई। और फिर आप अपनी कंपनी, आपने सोशल मीडिया में अपनी कंपनी का लोगो लगा रखा है, या आपने अपनी कंपनी का नाम मेंशन किया कि इस कंपनी में मैं काम करता हूँ, तो क्या है, उस कंपनी की इमेज गिर जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है सोशल मीडिया पॉलिसी हर ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। इसमें जो है वो बताती है अपने एम्प्लॉयज़ को क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया में जब वो है, ठीक है। तो सोशल मीडिया में अगर आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये जो है कंपनी की सोशल मीडिया पॉलिसी में फॉर्मुलेट की जाती है। सिंस दिस द रोल ऑफ एचआर, द एचआर फंक्शन हैज टू फ्रेम सच पॉलिसी विच इज ट्रांसपेरेंट। तो ये जो है एचआर का ही काम है। एचआर को चाहिए कि जब भी ये पॉलिसी बनाए, इस तरह से बनाए कि ट्रांसपेरेंट हो, मतलब कोई भी जो पॉलिसी उसमें कुछ हिडन ना हो, एम्प्लॉयर फ्रेंडली होना चाहिए। एम्प्लॉय को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे ये तो बिल्कुल हमारे को हिटलर की तरह ट्रीट किया जा रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। कुछ पॉइंट्स जो सोशल मीडिया पॉलिसी में होने चाहिए, तो वो पॉइंट्स क्या क्या है। तो पहला है कि अगर मान लीजिए पर्सन ने कोई एम्प्लॉय ने कोई नेगेटिव बात बोल दी, ठीक है, ऑनलाइन मान लीजिए, उसका उस पे कोई, उस पर्सन पे कोई एफआईआर होगी, तो उसका इम्पैक्ट कंपनी पे नहीं होना चाहिए। तो कंपनी जो है एम्प्लॉयज की कोई एक्टिविटी के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानेगी। पहले चीज इसमें यही बोली। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है कि जो एम्प्लॉयज है उनको चाहिए कि वो कंपनी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे उनका कोई नया प्लान चल रहा है, नया आइडिया है, ठीक है, ये चीज जो है कहीं भी सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, ठीक है। तो जो कंपनी की कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, एम्प्लॉयज को वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कहीं भी सोशल मीडिया में वो जो है शेयर नहीं करनी चाहिए। कॉपीराइट, एम्प्लॉय को चाहिए कि जो भी कॉपीराइट्स के लॉ है, ठीक है, उसको वो फॉलो करे। कॉपीराइट मतलब ये कंपनी की चीज है, तो उसको ऑनलाइन पोस्ट ना करे, तो इस इसका भी एम्प्लॉय को ध्यान रखना चाहिए। कंपनी का लोगो या कोई भी जो ब्रांडिंग है कंपनी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बिना किसी कंसर्न अथॉरिटी के अप्रूवल के नहीं लेना। ऐसा नहीं कि आपने फेसबुक पे अपना अकाउंट खोला मान लीजिए अपने नाम से, और वहां आपने अपने बैंक का लोगो लगा दिया, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है? तो आप लोगो और ना ही कंपनी का नाम कहीं पे भी सोशल मीडिया पे लगा सकते हैं। अगर आपको लगाना है तो आपको प्रॉपर अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो आपका एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को ऐसा कोई भी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे कंपनी के रेपुटेशन या ब्रांड इमेज को डैमेज पड़े। मतलब बाहर जाके गाली गलौज ये सब अगर कर रहे हैं, तो उस बैंक का या और उस ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम खराब होता है कि कैसे, ठीक है। तो अननेसेसरी ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। कंपनी के बिहाफ पे पब्लिक डोमेन में कोई भी बात बिना अप्रूवल के नहीं शेयर करनी। कोई भी कंपनी की बात आप कहीं पे भी न्यूज रिपोर्टर है कहीं पे भी जाके बोल रहे हो, वो सब नहीं करना। कोई भी ऐसी बात या ऐसी पोस्ट नहीं करनी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है कंपनी के अगेंस्ट, कंपनी के किसी स्टाफ मेंबर या कस्टमर के अगेंस्ट कोई नेगेटिव बात हो, तो ये सब चीज़ आपको नहीं शेयर करनी। एग्जांपल मान लीजिए बैंकों में आपको बहुत स्ट्रेस है, तो आप अपने बैंक का नाम लेके अपना वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में लिख रहे हैं नेगेटिव कि ये बैंक मुझे कुछ भी नहीं देता, तो इस तरह से आपको नेगेटिव या डिफेम नहीं करना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह से आपको नहीं करना, ठीक है। तो यही सारी पॉलिसी कंपनी ने बना रखी है, हर कंपनी ऐसा करती है, ताकि जो है ये जो टेंशन है अननेसेसरी, देखा जाए तो कोई भी पर्सन सिर्फ एक पोस्ट लिख देता है, उसमें हार्डली 7 से 8 वर्ड्स होते हैं। इन वर्ड्स के आधार पे बहुत सारे बड़े बड़े डैमेज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को हो सकते हैं। रिसेंट में भी अगर अगर आपने कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे, तो कुछ एक ही पोस्ट होता है जिसके आधार पे पर्सन का पूरा लाइफ ही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सोशल मीडिया में कभी भी आप ऐसी कोई बात लिखिए, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आप तो सिर्फ एक पोस्ट या सिर्फ एक लाइन लिख के चले जाएंगे, उसका आपके ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। मतलब उस टाइम पे आप सोच भी नहीं सकते इस छोटे से पोस्ट से कितना कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। तो सोशल मीडिया का जब भी आप इस्तेमाल करें, तो पर्सनली भी थोड़ा सा आप लोग सोच समझ के कुछ भी लिखे। अगर आपको कुछ बहुत ही अर्जेंसी है तो प्रॉपर सोच समझ के तब लिखें, ठीक है। अदरवाइज अननेसेसरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये सब ना करें, अननेसेसरी आपको लॉन्ग टर्म में काफी इसके प्रॉब्लम्स झेलने पड़ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये चैप्टर आपका हो चुका है कंप्लीट, सॉरी सॉरी ये वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट। कंपनसेशन से नेक्स्ट वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।